स्वागत है, अभिनंदन है जियोपोल के इस प्रतिष्ठित मंच पर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो है 1857 की क्रांति। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं किताब को तो कई जगहों पे 1857 की क्रांति आता है और कुछ जगहों पे आता है वर्ड 1857 का विद्रोह। ये दो शब्द आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप चाहूंगा कि आप लोग ये अंतर करना सीखें कि क्रांति किस मामले में है और किस मामले में ये विद्रोह है। क्या क्रांति और विद्रोह एक ही है? सबसे पहले तो जरूरी है आप लोग का ये जानना कि 1857 की क्रांति थी या विद्रोह था या दोनों था या दोनों में से दोनों के बीच का कुछ था। ठीक है, तो क्रांति वर्ड को पहले समझिए कि क्रांति क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि क्रांति क्या चीज है। तो क्रांति के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज जो आपको जानना है कि क्रांति में जनता पहले आती है और जनता आती है पहले और वो बाद में अपना नेता चुनती है। ठीक है, 1857 की क्रांति से अब इसको तुलना कीजिए तो इसके पहले भी आपको बहुत सारी क्रांतियां दिखाई देंगी, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, चीन की क्रांति। कहीं भी आप देखिए तो शुरू में नेता नहीं आता है, जनता में विद्रोह था, जनता ने स्टार्ट किया और जनता ने अपने बीच में से नेता चुना। ठीक, अब दूसरी चीज की, और यही चीज 1857 की क्रांति में भी देखेंगे आप कि यहां पे लोग कहते हैं कि सैन्य क्रांति थी, लेकिन क्या सच में सैन्य क्रांति थी? अगर आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करें तो इसमें सेना के अलावा राज परिवार के लोग भी मिले थे, इसमें किसान भी था, इसमें महिलाएं भी थी, इसमें बच्चे भी थे। तो जब इसमें सारे लोग मिले हुए थे तो क्यों नहीं इसको कहा जाएगा कि ये एक क्रांति थी। ठीक, अब विद्रोह वर्ड आता है, बहुत सी जगहों पर यह वर्ड आता है कि ये जो है 1857 का विद्रोह था। एक सेकंड, 1857 का क्या हो रहा है? 1857 का ये विद्रोह था। तो विद्रोह में क्या होता है, नेता पहले आता है और नेता की नीतियों से प्रभावित होकर आम जनता उससे जुड़ने लगती है। जुड़ती चली जाती है। विद्रोह में नेता पहले आता है। अब आप ध्यान दीजिए कि जितना भी संथाल विद्रोह, कौन पहले? इसका नेता पहले आएगा। सिद्धू कान्हू का विद्रोह, नेता पहले आया, आम जनता बाद में जुड़ी। तो कहने का मतलब यह है कि क्रांति, और 1857 में भी आप देखिए तो जगह जगह पे, जैसे अगर अवध में होता है तो यहाँ पे बेगम हजरत महल करती हैं, लीड करती हैं। झांसी में है तो झांसी में विद्रोह का लीड कौन कर रहा है? तो वहां पे रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही हैं, नाना साहब लीड कर रहे हैं। तो जगह जगह पे छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है विद्रोह भी हो रहा है। तो ये क्या था कि ये विद्रोह भी था अपने मामले में और कुछ मामले में ये क्रांति भी थी। क्रांति और विद्रोह में क्या, क्योंकि अगर देखा जाए उस समय एक तो भारत एक राष्ट्र नहीं था। थोड़े से अभी मैं छोटी छोटी चीजें समझाना चाह रहा हूं क्योंकि 1857 का जो वो है चैप्टर, ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस पे सवाल अटेम्प्ट करने में बड़ा आसानी हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम याद करके इस चैप्टर के सवालों को कर सकते हैं तो वो असंभव चीज है। तो मैंने पहले आपको दो कंसेप्चुअल चीज बताई कि विद्रोह और क्रांति क्या चीज है, किस मामले में ये विद्रोह था, किस मामले में क्रांति थी, ये आप समझ गए। अब आते हैं, ये देखते हैं कि मतलब कि क्या भारत उस समय एक राष्ट्र बन गया था। तो जैसे नेशन वर्ड आता है, पॉलिटिकल साइंस का एक वर्ड है नेशन। तो नेशन में सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या होता है कि वहां पे जनसंख्या होनी चाहिए। तो भाई उस समय जनसंख्या थी, क्लियर बात है। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, वो भी था। ठीक, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, यानी कि संप्रभुता। किसी भी नेशन के लिए ये सब जरूर, राज्य के लिए जरूरी तत्व है ना। तो क्या संप्रभुता थी? तो भाई ये एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं था।
जब ये एलिमेंट नहीं था तो हम नेशन किस बात के हो गया? फिर जैसे कहते हैं ना कि 1857 का विद्रोह जो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जब हम राष्ट्र बन ही नहीं पाए थे तो राष्ट्रीय विद्रोह कैसा भाई? तो उस समय क्या था, ये नेशन इन मेकिंग यानी कि राष्ट्र बनने की दिशा में था भाई, राष्ट्र बना नहीं था, तो राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। अब फिर अगर ये सवाल आ जाता है कि 1857 की क्रांति जो है प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था या प्रथम राष्ट्रीय क्रांति थी, इसको अगर आपको लिखना होगा तो क्या कहेंगे कि भाई ठीक है, ये बात तो आप ये एलिमेंट जोड़ बता दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स की तरह से कि भाई नेशन के ये तत्व होते हैं और ये चीज थी और ये नहीं था, इसलिए भाई नेशन तो नहीं था। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारत का मामला है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नहीं था, राष्ट्र बनने की दिशा में था, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। लेकिन दो तीन चीजें अभी आपको और भी देखनी है कि क्या राष्ट्रीय का मतलब होना चाहिए पूरे इंडिया में इसका इंपैक्ट होना चाहिए। इंपैक्ट कितने पार्ट पे हो रहा है? केवल 1/4 भाग पे। अगर आप अभी जब हम लोग आगे इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो विद्रोह था 1857 की क्रांति का, वो जो भारत था उस समय का, जो भारत का नक्शा था उसके लगभग 1/4 भाग में फैला हुआ था, यानी कि 3/4 भाग जो है विद्रोह से अप्रभावित था, और साथ ही 1/10 जनसंख्या प्रभावित थी, मतलब वो उसमें पार्ट ली थी, यानी कि 9/10 जनसंख्या जो है ये विद्रोह से दूर रही थी। तो इस मामले में भी राष्ट्रीय नहीं था। अब लेकिन कुछ चीजें देखिए, अभी आपको छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, चैप्टर का तो हम लोग फ्रेमवर्क अलग से करेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल बस बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि हमको क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं इस चैप्टर को पढ़ते समय, हमारी लिमिटेशन क्या है। तो ये तो हमने बता दिया बेसिक चीजें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि ये क्रांति थी या विद्रोह था, क्रांति ऑब्लिक विद्रोह, ये जो भी था, ये डिस्कशन अभी हम लोग फिर से एक बार करेंगे। लेकिन ये विद्रोह किसके खिलाफ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। ब्रिटिश जिसके बारे में कहा जाता है यूनियन जैक कभी झुकता नहीं है। यूनियन जैक का मतलब क्या? जो ब्रिटेन का जो झंडा था वो यूनियन जैक कहलाता है, और यूनियन जैक कभी झुकता नहीं है। उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि देखिए, कोई भी जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो जब सूर्यास्त हो जाता है तो नॉर्मली उसको उतार दिया जाता है, ये एक परंपरा है। अब ब्रिटिश यूनियन जैक कभी झुकता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि चूंकि उस समय 1857 की बात हो रही है, उस समय अगर आप देखें तो पूरे अगर विश्व के नक्शे को देखें तो लगभग हर कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश जो है कॉलोनीज बनी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में भी था, यहाँ पे अगर आपका दिन है तो वहां पे रात रहेगा, अमेरिका में भी था। तो ये जो चीजें थी कहीं ना कहीं तो दिन रहता था। ठीक है कि यहाँ पे इंडिया में शाम हो गई तो यहाँ का उतर गया, लेकिन अमेरिका में तो नहीं उतरा ना झंडा। तो यानी यूनियन जैक की ये भौकाल था कि भाई ब्रिटिश यूनियन जैक कभी जो है झुक नहीं सकता था। तो हमारा विद्रोह जो था 1857 की क्रांति का इतनी बड़ी शक्ति के खिलाफ था। तो जो हमारे यहाँ के विद्रोही थे वो संख्या में बहुत छोटे थे, बहुत कम थे, इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास वो युद्धास्त्र नहीं थे, इनके पास वो स्ट्रेटजी नहीं थे, वो इनके पास वो सप्लाई चेन नहीं थी जैसी कि ब्रिटिश सरकार के पास थी। ब्रिटिश कॉलोनीज के मतलब ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके पास जितनी अच्छी ताकत थी, जितनी साधन संपन्न थे, उतना हमारे विद्रोही नेता नहीं थे। इसलिए इन लोगों को हमेशा ये लगा कि कहीं हम पकड़ ना लिए जाएं, कहीं हम पकड़ ना लिए जाएं। इसलिए जिस भी विद्रोही नेता को लगा कि हम शायद पकड़ लिए जाएंगे तो हमारा पूरा प्लान जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसलिए जिसको जो जहां जैसे लगा कि अब मैं खतरे में हूं, मेरी जान खतरे में है और मुझे 3rd डिग्री देके मुझसे जो है प्लानिंग पूछ ली जाएगी, वो क्या करता था, जो विद्रोह की जो प्लानिंग थी उसको जो है जला के या जैसे भी नष्ट कर देता था। और उसकी लिमिटेशन क्या हुई कि हमारे पास देखिए, जो इतिहास की जो क्या है, इतिहास की सबसे बड़ी सीमा क्या होती है कि अगर हमारे पास या तो लिखित साक्ष्य हो और या फिर हमारे पास जो है जो ध्वंसावशेष वाले जो है एक्सकेवेशन वाले जो साक्ष्य हों। तो समस्या ये है कि उस समय के जो जेन्युइन साक्ष्य हैं
वो नहीं मिल पा रहे हैं, अभी तक नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि जितने भी विद्रोही नेता थे उन्होंने पकड़े जाने के डर से ये जितने भी अपने प्रूफ थे वो खत्म कर दिए गए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो बेसिक जो जरूरी उनकी प्लानिंग थी, जो जरूरी कागजात थे जिनके आधार पे आज हम इतिहास को बना सकते थे, लिख सकते थे, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी सीमा ये हो जाती है कि हमारे पास जो है साक्ष्य उतने नहीं है मजबूत जिससे कि हम इस पूरी क्रांति के बारे में ढंग से या अच्छे से बात कर सकें। ठीक है, लेकिन फिर भी जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पे हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा इस चैप्टर को पढ़ने के। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो कैसे कैसे पढ़ेंगे, इनको किन किन पार्ट में हम लोग बांटेंगे, ये पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये हो गया कि क्रांति या विद्रोह था, ये आपने क्लियर कर लिया क्या है, ये चीज हो गया। फिर दूसरी चीज क्या करेंगे, अगर विद्रोह हुआ है या क्रांति हुई है तो कोई ना कोई तो कारण होगा, तो वो कारण क्या था, दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे कारण। और किसी इतनी बड़ी अगर ये क्रांति हुई है तो कोई एक कह देना कि जो है चर्बी वाला कारतूस जो कारण था इसलिए 1857 की क्रांति हो गई, तो ये गलत बात है। ये इतनी बड़ी क्रांति केवल चर्बी वाले कारतूस से नहीं हो सकती है। इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी शक्ति के खिलाफ क्रांति अगर हो रही है तो केवल चर्बी वाला कारतूस कारण नहीं हो सकता है। उसके पीछे कई कारण होंगे, जैसे क्या होगा, राजनीतिक कारण होगा कोई ना कोई उसके पीछे, सांस्कृतिक कारण होगा उसके पीछे जो है आर्थिक कारण होगा, उसके पीछे क्या हो जाएगा, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारण भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई कारण होंगे। ठीक, अब कारण हो गया, अब कारण के बाद से क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह की प्लानिंग होगी दोनों तरफ से। तो विद्रोहियों की प्लानिंग क्या थी, क्या और कैसे थी, ये देखना होगा। फिर क्या होगा, क्या और कैसे थी, उसके बाद से प्लानिंग हो गई, प्लानिंग को विद्रोह का प्रसार होगा, उसके बाद से विद्रोह होगा और फिर क्या होगा, विद्रोह का प्रसार होगा। ये सब जितने पॉइंट हैं जिसको हमको डिस्कस करना होगा आगे, विद्रोह का प्रसार होगा, ये देखना रहेगा हमको। फिर विद्रोह का प्रसार हो गया, फिर विद्रोह का अंत कैसे होगा, ये हो जाएगा। अब विद्रोह हो गया, सब कुछ हो गया। अब विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या कि नेचर क्या था, विद्रोह की प्रकृति, ये भी जानना होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया ना कि जो सबसे बड़ी सीमा है, इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि हमारे पास कोई भी 1857 की क्रांति से संबंधित लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं बचे हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते थे ये मेन कारण है जिसके चलते ये क्रांति हो गई, या ये कारण थे इसके चलते हार गए। हम लोग एजम्पशन, क्योंकि हमारे पास उतने ज्यादा साक्ष्य नहीं है कि जिनके आधार पे हम नया तरीके से इतिहास को निर्मित कर सकें, तो इसलिए हमारे पास एजम्पशन बहुत ज्यादा रहेगा इन सब चीजों में। अब उसी एजम्पशन के तहत जो है हमको ये देखना होगा कि जो 1857 की क्रांति थी उसकी प्रकृति क्या थी। जैसे इस मामले में जितने भी इतिहासकार हैं उनमें कई मत हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था, कोई लोग कहता है ये सभ्यता और बर्बरता के बीच में विद्रोह मतलब संघर्ष था, कोई लोग कहता है कि ये सिपाही विद्रोह था, कोई लोग कह रहा है कि ना तो ये सिपाही विद्रोह था ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था। मतलब जितने लोग, और सबने उसके पीछे तर्क दिए हैं। और कई बार ये सवाल जो है सीधे सीधे नेचर पे ही सवाल पूछा जाता है, या जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं सीधे सीधे सवाल आते हैं। जैसे कई बार आ गया कि क्या 1857 की क्रांति जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह था, या डिस्कस करें, या 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह था, डिस्कस करिए। तो
इसमें आपको क्लियर बताना होगा, जैसे कोई भी चीज, जैसे अभी बात हो रही कि राष्ट्रीय विद्रोह के लिए मैंने बात कर ली कि भाई राष्ट्रीय विद्रोह था, तो ये राष्ट्र का जो नेशन का जो पैमाना है वो आप लिखिए कि भाई ये पैमाने होते हैं, उस पर देख लीजिए मैथमेटिक्स की तरह, ये चीज था लेकिन ये चीज नहीं थी, इसलिए नेशन नहीं था, तो फिर जो है राष्ट्रीय कैसा और राष्ट्रीय कैसा, लेकिन फिर भी आपको जो है नेशन बनने की, नेशन इन मेकिंग वाली स्थिति थी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वहां का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो कभी भी जैसे 1857 पे अगर कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी लिमिटेशन को आप लिख देंगे। मुख्य परीक्षा में ये आपको कहीं ना कहीं पे आपको ये कट पेस्ट करके लिखना जरूरी है कि आपके पास साक्ष्य की कमी है, ये चीज को ऑथेंटिक साक्ष्य की कमी है 1857 के रिवोल्ट से संबंधित। तो इसलिए जो जितनी भी चीजें हैं वो एजम्पशन पे ही आने वाली हैं, एजम्पशन के आधार पे ही आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रकृति हो जाएगी। प्रकृति के बाद से लास्ट जो होगा वो होगा 1857 की क्रांति का परिणाम, कि परिणाम क्या क्या हुए। अब परिणाम देखिए, सीधी सी बात, एक ने लड़ाई की और एक ने लड़ाई का उत्तर दिया, ठीक। तो परिणाम दोनों को देखने होंगे, यानी कि भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, इसने क्या क्या सीख ली उससे और कैसे आगे बढ़े, और ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी पे क्या असर पड़ा, ब्रिटिश सरकार की नीतियों पे क्या असर पड़ा, ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी आपको देखना रहेगा। भाई ब्रिटिश सरकार ने ये भी तो समझ लिया ना कि भाई क्या हुआ, हम जो है 1757 में, 1757 में एक तरह से देखा तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी से जो है भारत में लोग जीतना स्टार्ट करते हैं, राजनीतिक शक्ति बनना स्टार्ट करते हैं, और 100 साल में ही कौन सा ऐसा रायता फैल जाता है कि यहाँ से जो है हमारे पांव उखड़ने वाली बात आ जा रही है। तो इन्होंने सोच लिया कि भाई अगर ऐसे ही जैसे हमारी जो अभी तक पॉलिसी चल रही थी, इस पॉलिसी में अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो दूसरी क्रांति होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब की बार तो ये अनप्लान्ड थे, अच्छे से प्लान्ड नहीं है, लेकिन अब की बार जो होगा तो वो हम लोग को ले बीतेगा, ठीक है। तो ये चेंज वो भी अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि कैसे आत्ममंथन करेंगे, ब्रिटिश सरकार कैसे क्या क्या आत्ममंथन कर रही है और अपनी पॉलिसीज में क्या क्या चेंज लेके आएगी, पॉलिसीज में क्या चेंज लाएगी, राजनीतिक क्षेत्र में क्या चेंज लाएगी, उसने भी इंट्रोस्पेक्शन करेगी कि राजनीतिक क्षेत्र में हमने क्या क्या रायता फैलाया था जिसके चलते क्रांति हुई, सामाजिक क्षेत्र में वो क्या क्या चेंजेस लाएगी, आर्थिक क्षेत्र में वो क्या क्या चेंजेस लाएगी। आर्थिक क्षेत्र में वो ज्यादा चेंज नहीं लाएगी क्योंकि वो शुरू से ही जो है बनिया पार्टी रही है, मतलब वो बिजनेस करने के आई थी, तो पैसे से संबंधित कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चेंज लाएगी। इसी तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्र में वो क्या क्या चेंज लाएगी। तो इतनी चीजें को हमको जो 1857 का जो चैप्टर है उसके बीच में हमको उसको अध्ययन करते समय देखना रहेगा। मतलब ये हमारा टोटल इस चैप्टर से रिलेटेड फ्रेमवर्क रहेगा और इसी को हमको आगे डिस्कस करना होगा एक एक पॉइंट करके। तो अब हम लोग देख लेते हैं सीधी सी बात, पहला हमारा पॉइंट था क्या कारण थे। तो मैंने अभी बताया कि भाई 1857 की क्रांति, यानी कि 1757 से भाई ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो एक कहते हैं ना बिजनेस पार्टी, बिजनेस करने के उद्देश्य से भारत आती है और यहाँ की स्थिति परिस्थिति देख के उसको लगता है कि नहीं भाई हम यहाँ की राजनीतिक शक्ति हम बन सकते हैं, और उन्होंने जो है ऐसी नियम, ऐसे कानून, ऐसे पॉलिसीज लेके आए कि जो तत्कालीन और यूरोपीय शक्तियां थी उनको हटा के, और उसके पीछे जीत के पीछे वही साम दाम दंड भेद हर तरह का लगाया, और उनको लगा कि चूंकि भारत तत्कालीन विश्व का सबसे ज्यादा, कि शुरू से आप एंशिएंट हिस्ट्री से आप पढ़े हुए हैं कि भारत क्या था, सोने की चिड़िया। तो ये ब्रिटिश सरकार चिड़िया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कॉलोनीज पे, इस कॉलोनी पे हमको अपना अधिकार रखना है, और इसके लिए उसने हर कर्म कर डाले जो उसको लगा कि ये जायज नाजायज जो भी चीज उसको लगा। और तत्कालीन जितनी भी शक्तियां थी, फ्रेंच, डच, डेनिश,
पोर्चुगीज, सबको वो हराते हैं किसी ना किसी तरीके से, और लास्ट में जो है वो अपने आप को जो है यहाँ की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। और अपने इन्होंने जो है फिर उसके बाद से असली खेल स्टार्ट होता है लूट का, और लूट के लिए उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, बेसिक मोटिव क्या है उनका कि यहाँ से जो इंडियन कॉलोनी है यहाँ से ज्यादा कच्चा माल उठा के ले जाना। कारण क्या था कच्चा माल ले जाने के पीछे? आप लोग ये जान चुके हैं कि 18वीं सदी में 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे पहुंच जाती है। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति स्टार्ट कहां से होती? तो आपको अच्छे से मालूम है कि ब्रिटेन से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी पावर ये था। और औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज लगने लगी हैं। इंडस्ट्री लग रही है, देश तो वो छोटा सा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया है, उद्योग लगने लगे हैं, तो उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए होता है। और कच्चा माल कहां से आएगा? जो कॉलोनीज हैं वहां से आएगा, यानी कि जो उपनिवेश हैं वहां से आएगा। तो कच्चा माल चाहिए, वो कहां से आएगा? उपनिवेश आएगा। और ब्रिटेन में क्या होगा? ब्रिटेन के उद्योगों में वो उसके क्या होगा? वो प्रोसेस होके तैयार माल बनेगा। तैयार माल बना, और तैयार माल फिर बिकेगा कहां पे? जो कॉलोनी यानी उपनिवेश हैं वहीं पे बिकेगा। अगर आप देखिए तो उसको जो कॉलोनीज में क्या चाहिए? कॉलोनी की दो चीजों के लिए उसकी आवश्यकता थी कॉलोनी की। एक तो कच्चा माल चाहिए, कॉलोनी से मिलेगा। दूसरा, जब वो प्रोसेस होकर तैयार माल बनेगा तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। वो कहाँ पे बिकेगा? वो भी उपनिवेश में बिकेगा। तो उपनिवेश ऐसा होना चाहिए जहां पे जनसंख्या भी ज्यादा हो। पता पड़ा ऐसी जगह पे चले जाए, सहारा के रेगिस्तान में चले जाए, क्षेत्रफल तो ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन खरीदने वाला नहीं मिलेगा। अब भारत एक ऐसी कॉलोनी था कि जहां पे उसके दोनों उद्देश्य पूरे हो रहे थे, इसीलिए सबसे फेवरेट कॉलोनी बनेगी ये। और इसको बचाए रखने के लिए वो हर कर्म कर सकते हैं, हर कर्म करेंगे, आप देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब यहां पे हम ये देख लेते हैं कि कारण क्या क्या बन रहे हैं। तो कारण में मैंने बताया कि देखिए, तात्कालिक कारण जो था, तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। लेकिन क्या यही एक कारण था? मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि आपको लगता है कि इतनी बड़ी क्रांति हो रही है, इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, तो केवल चर्बी वाला कारतूस सफिशिएंट है? जी नहीं, चर्बी वाले कारतूस का भी कहानी समझ लीजिए कि भाई देखिए क्या था। दो तरह की राइफल थी। एक थी ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस राइफल की जगह क्या आता है? एनफील्ड राइफल आती है। एनफील्ड राइफल की जो गोली होती है वो बड़ी डेलिकेट टाइप की गोली होती थी, तो उसको जो होता था कि चर्बी के बीच में फंसा के रखा जाता था। कहते हैं कि अगर वो आपस में मतलब टकरा जाए तो वो इतनी डेलिकेट होती कि ब्लास्ट कर सकती थी। तो उसको क्या करता था कि चर्बियों में उसको जो है ऐसे ऐसे करके दबा दबा के रखा जाता था, केस टाइप का, जिसे आज के समय में आप जिसे केस कह सकते हैं, कि उसमें खड़ी खड़ी रहे। ठीक, अब समस्या ये कि चर्बी तो उसमें चिपक जाती थी उस गोली में। तो अब जब उसको लोड करना है राइफल में, तो उसको जो था उस चर्बी को दांत से काटना पड़ता था। और उस चर्बी के बारे में ये हल्ला मचा दिया गया कि भाई ये जो चर्बी है, या तो ये गाय की है या सूअर की है। गाय और सूअर ये दो जो जानवर हैं, इन दोनों जो है कहानी को जो है बदल दिया। गाय क्या है? आपको क्लियरली मालूम है कि हिंदुओं के लिए सबसे प्रिय है शुरू से।
आप देख रहे हैं इसको देवी माना गया है, भगवान का रूप दिया गया है। और सूअर जो है उतना ही नफरत करता है इस्लाम का आदमी इससे, और जिससे वो नफरत करता है हद दर्जे की, जिस जानवर से, उस जानवर के जो कहते हैं कि उसके फैट को वो मुंह से काटे, ये असंभव चीज है। तो इससे दोनों ही धर्मों के लोगों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो आहत हो रही थी। तो यकीनन वो जब जब धार्मिक मान्यताएं आहत होंगी, और आपको मालूम है कि भारत जो है सनातन धर्म का जो देश रहा है, शुरू से ही लोग जो है धर्म को मानने वाले रहे हैं। और ये केवल इंडिया के लिए नहीं, देखिए जो धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म को अफीम से तुलना की गई है, धर्म की कार्ल मार्क्स ने अफीम से तुलना कर दी। तो ये चीज, धर्म एक ऐसी चीज है कि इंसान दुनिया से कहते हैं ना कि दुनिया से हम जीतेंगे लेकिन धर्म से डरता है। आदमी निकल रहा है और हमारे धर्म, मतलब ये हो गया, अंधविश्वास हो गया, धर्म हो गया कि बाहर निकल गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे यार गड़बड़ हो गया भाई, छींक आ गई, गड़बड़ हो गया। हमारे बहुत सी चीजें, कहते हैं ना कि जो विवेकानंद का है कि हमारे धर्म जो है किचन में है, कि पता पड़ा ये कर दिया तो किचन जो है अशुद्ध हो गया, वो कर दिया तो जो है किचन पवित्र हो गया। तो ये सब चीजें, आदमी जो है डरता किससे है? अपने धर्म से। और यहाँ पे धर्म पे ही वो कर रहे हैं, सीधे सीधे प्रहार कर रहे हैं। तो ये कारण तो बन जा रहा है तत्कालिक, लेकिन केवल ये कारण नहीं था, कारण उसके पीछे अनेक थे। तो जिसमें सबसे पहला कारण हो जाएगा राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या क्या बन रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश जो थे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ पे जो अपनी समकालीन यूरोपीय शक्तियां हैं उनका नेचर देखते हैं, और यहाँ के जो राजा थे, यहाँ पे जो राजा राज कर रहे थे, उनकी नीतियां देखी, तो उनको लगा कि भाई ये बिल्कुल आइडियल समय है, थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, तो इस पूरी कॉलोनी पे हमारा एक छत्र राज हो जाएगा। और उसी हिसाब से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। पहले ये उद्देश्य लेके नहीं आते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये उद्देश्य लेके नहीं आई थी कि हमको यहाँ पे कोई अपना साम्राज्य स्थापित करना है, बिल्कुल नहीं, ये उनकी प्लानिंग में नहीं था। अगर आप देखेंगे, अगर आप जब पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो ये अपना ये मोटिव लेके आए थे। कई बार प्रीलिम्स में ये सवाल भी पूछा गया कि कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जिसका उद्देश्य था भूभाग नहीं व्यापार। ये कई बार सवाल आया है कि भूभाग नहीं, ये कौन सी ब्रिटिश कंपनी है जो ये मोटिव लेके आती है? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ये मोटिव लेके आती है कि भूभाग नहीं व्यापार। इन्होंने कहीं भी ये नहीं सोचा था कि हम व्यापार मतलब यहाँ पे आके जो पॉलिटिकल पावर बनेंगे। पॉलिटिकल पावर तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति के देखने के बाद से उनको लगता है, उनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगती है कि नहीं भाई, इतनी बढ़िया कॉलोनी है, इसको हम लोग जीत सकते हैं, और जीत के जो है अपने यहाँ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ उसको जो है बहुत तेजी पकड़ा सकते हैं। और आज अगर आप देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही ताकत है कि आज के समय में सबसे बड़ा, देखिए ना तो अणु बम कोई काम कर रहा है, ना परमाणु बम काम कर रहा है, ना कोई भी युद्धास्त्र काम कर रहा है। जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत शक्ति है वही अपने आप में सबसे बड़ी पावर है। तो आजकल एक नया जो है टेररिज्म आ गया है, अगर आप उसको करंट में देखें तो इकोनॉमिक टेररिज्म जिसको बोल सकते हैं। इकोनॉमिक टेररिज्म, अगर आप इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तो आप किसी भी देश को 2 मिनट में जो है जमीन पे ला सकते हैं। उसके खिलाफ इतने सारे आप जो है बैन्स लगा दीजिए, इतने सारे उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए कि बड़ी से बड़ी पावर जो है घुटना टेक दे। सेम कंडीशन होती है यहाँ पे भी ये लोग सोचते हैं कि अब हमको पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमें कौन मिल गया है? जो उस समय की तत्कालीन विश्व की जो सबसे बढ़िया कॉलोनी यानी कि इंडिया, वो उनको मिल चुकी है। अब वो कैसे मिली है, उसके पीछे कैसे उन्होंने राजनीतिक कारण क्या क्या उन्होंने अपनाए जिनके पीछे है, तो देखिए एक तो युद्ध था। युद्ध तो सब कोई जान रहे हैं, युद्ध करके बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया। फिर युद्ध क्षेत्र के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो स्टार्ट होती है किसके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आती है क्या? सहायक संधि। सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस ये जो है
ये एक निर्णायक मोड़ बनता है भारत में राजनीतिक प्रसार का। ब्रिटिश सरकार को फैलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें सहायक संधि क्या चीज है, वेलेजली उसको देखिए, ये जो सहायक संधि है, इस पे कई बार सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि सहायक संधि किसका ब्रेन चाइल्ड था, और लड़के तुरंत जो है बिना आंख देके बोलते हैं लॉर्ड वेलेजली, कि लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि इंट्रोड्यूस की। ये बिल्कुल गलत आंसर है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि इंट्रोड्यूस नहीं की थी, ये इंट्रोड्यूस करता है एक फ्रेंच गवर्नर जिसका नाम था डुप्ले। सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस को लॉन्च करता है डुप्ले, लेकिन सबसे स्मार्ट तरीके से अगर कोई इसको एग्जीक्यूट करता है तो वो है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, डुप्ले इसको इंट्रोड्यूस करता है लेकिन उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, इसको ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन लॉर्ड वेलेजली को मौका भी मिलता है, दस्तूर भी मिलता है, और उसी हिसाब से वो काम कर जाता है। और इसने जो सहायक संधि के कुछ नॉर्म्स बना ली, कुछ पैरामीटर बनाए, और वो पैरामीटर क्या क्या बनाता है कि कैसे सहायक संधि होगी। तो दो होंगे, एक होगा ब्रिटिश और एक होगा स्थानीय राजा। ब्रिटिश को क्या करना है, स्थानीय राजा को क्या करना है, ब्रिटिश को क्या फायदा होगा, स्थानीय राजा को क्या घाटा होगा, ये आप अभी देख लीजिए और अभी आप समझ जाएंगे कि क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले क्या है कि भारतीय राजा को क्या होगा कि उसको अपनी सेना नष्ट करनी है, सेना खत्म करनी है। दूसरा चीज क्या है, सेना इनके यहां कौन सी रहेगी, ब्रिटिश। ब्रिटिश सेना खर्चा कौन करेगा, ये राजा साहब करेंगे। सेना किसकी है, ब्रिटिश की। लॉयल्टी किसके प्रति रहेगी, जो माई बाप रहेगा उसके प्रति रहेगी। सीधी सी बात, खिला पिला ये रहे हैं लेकिन माई बाप ब्रिटिश, लॉयल्टी इनके लिए। अब क्या हो जाएगा इससे कि इनका जो है ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि बिना पैसे के उनको बहुत बड़ी सेना मिल गई, बिना पैसे के इतनी बड़ी सेना मिल गई। दूसरा चीज क्या है कि ब्रिटिश सरकार से पूछे बिना ये कोई भी अपना बाइलेटरल रिलेशन नहीं बना सकते, कोई भी द्विपक्षीय समझौता नहीं कर सकते, कोई भी फॉरेन पॉलिसी जब भी इनको करनी है, किसी देश से संबंध बनाने हैं, कोई अच्छा काम करना है किसी भी देश से, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी। यानी कि इनका जो पूरा फॉरेन अफेयर है, यानी कि जो एक्सटर्नल अफेयर है, पूरी तरह से किसके पास चला गया, ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। फिर तीसरा चीज क्या हो गया कि इनको एक रेजिडेंट रखना होगा, भारतीय राजा जो होगा उसको एक रेजिडेंट रखना होगा। रेजिडेंट क्या होगा, बिल्कुल जहां राजा बैठता है उसके बगल में ही मंत्री की तरह बैठेगा। और इन्होंने जो ऑफिशियली क्या बताया कि भाई जो ब्रिटिश जो हमारा रेजिडेंट रहेगा वो कोई भी इंटरनल मैटर्स में जो है कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन ये बोलने के लिए था, करने के लिए क्या था, चूंकि राजा के बगल में बैठा था, 24 घंटा उनके हर एक्टिविटीज को देख रहा है, तो बस कहा कि भैया जितनी भी उनकी पता पड़ा प्राइवेट पॉलिसी बन रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, कोई भी चीज वो लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पता पड़ी तुरंत जो है रेजिडेंट साहब जो है ब्रिटिश सरकार को बता दे रहे हैं। तो उससे क्या हो पा रहा है कि उनकी जो है पूरी की पूरी जो है जितनी भी उनकी गृह नीति है और विदेश नीति है, सब ये लोग जान जा रहे हैं और कुछ भी ये कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा है तो भारतीय राजाओं को केवल लॉस ही लॉस था और इनको फायदा ही फायदा हो रहा है। और इस तरीके से जो सब्सिडियरी अलायंस है, जो ये सहायक संधि की जो नीति है, उसको अपना के उसने बहुत सारे स्टेट्स को जो है अपने में कर लिया, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो थी, जो कौन कौन से राज्य उसने लगा लिए उसमें। हाँ, इसके बाद से जैसे सतारा हुआ, नहीं सतारा नहीं, इसमें अवध, हैदराबाद, ये सब जो है सब्सिडियरी अलायंस क्या मराठों के साथ हुआ था। तो ये सहायक संधि इन लोगों ने अपनाई। इसके बाद से जो नेक्स्ट जिसने सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रभाव की, इसके अलावा क्या कह दिया, दूसरा काम कह दिया उसने कि जहां पे सब्सिडियरी व्यपगत का सिद्धांत लगा दिया। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
यानी कि गोद निषेध, यानी कि क्या हो गया, गोद निषेध का सिद्धांत। ये कौन लेके आता है, लॉर्ड डलहौजी। ये एक और नया कांड कर देते हैं कि भाई सब्सिडियरी लाइन से जो नहीं आ रहा है वो अब हम गोद निषेध कर दे रहे हैं। गोद निषेध में क्या हो रहा है कि गोद निषेध, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजा ऐसे होते थे जिनकी औलाद नहीं होती थी, तो वो दत्तक पुत्र ग्रहण कर लेते थे, वो बच्चा एडॉप्ट कर लेते थे। तो डलहौजी जब राजा बनता है तो उसको लगा कि ये मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं इस सिद्धांत को अपना लेता हूं, व्यक्तिगत का सिद्धांत यहाँ पे लागू करा देता हूं कि कोई, उसने क्या कर दिया, राज्यों को 3 पार्ट में बांट दिया। एक जो थे बहुत छोटे छोटे राज्य थे जो कम पावरफुल थे, उनको बोल दिया कि भाई ए ब्लॉक में, उसने डिसाइड कर, उसको जो है भाग बांटा और उसको बोला कि जो ए पार्ट वाले हैं, जो कम पावरफुल, जो सबसे कम पावर वाले थे, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, आपको गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है, आपका लीगल हायर नहीं है कोई भी। अगर आपका लीगल हायर मतलब कि जो लीगल हायर को हिंदी में बोलेंगे क्या, वारिस, जायज वारिस, जायज वारिस नहीं है तो भैया उसको जो, उसका राज्य हम अपने राज्य में मिला लेंगे। दूसरा क्या होगा, ये तो बहुत कम, सबसे कम पावर वाला, एक जो दूसरा राज्य था वो था लगभग बराबर वाला, लगभग ब्रिटिश पावर से लगभग इक्वल पावर रखने वाला। तो इसके मामले में उसने कह दिया कि भाई देखो, ऐसे जो राज्य हैं उनको हम परमिशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जिसको परमिशन दे दिया वो तो अपना लीगल हायर ले लेगा भाई, अपना कर लेगा, नहीं तो भाई उसको अभी हम अपने में मिला लेंगे। और तीसरा क्या था, जो ब्रिटिश सरकार से ज्यादा पावरफुल थी, उसको कह दिया भैया तुम अपने हिसाब से कर लो, तुम ले सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जो छोटे छोटे राज्य थे जितने भी, वो सब के सब तुरंत जो है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। अब समस्या क्या आती, ये इससे कुछ हो गई, अब बाकी कैसे कर दिए। जब बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी नहीं लग सकता था, वहां पे जैसे अवध हुआ, अवध में जब उनको कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने कह दिया कि कुशासन का आरोप लगा दो। यानी कि बाई हुक और बाई क्रुक, कुछ भी तरीका कर लो भैया, हमको साम्राज्य विस्तार करना ही करना है, तो कुशासन का आरोप लगा दिया। अवध पे जब कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि अवध तो उनका सबसे अच्छा मित्र था, लेकिन भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि अवध को अपने साम्राज्य में मिलाया जाए। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो यहाँ पे जो है एक कमेटी बैठा देते हैं जिसकी रिकमेंडेशन आती है कि भैया यहाँ पे बहुत कुशासन है, यहाँ पे सही नहीं हो सकता है मामला, तो इसलिए इसको जो सही राज्य देने के लिए क्या करना चाहिए, इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना चाहिए, और इस आधार पर कर लिया। इसके अलावा क्या किया, जैसे उसने तंजौर वगैरह के राज्य को वहां पे कह दिया कि ऐसा है, राजा को जो है बहुत सारी जगहों पे कह, जैसे ब्रिटिश राज्य के लिए कह दिया कि ऐसा है, अब जो महाराज का आप टाइटल ही नहीं ले सकते हैं, अब आप जो है कुतुब मीनार के एरिया में रहेंगे, आप जो है, ये जो मेन उन लोग का कहाँ रहते थे, लाल किला एरिया में आप नहीं रहेंगे, अब आप चले जाइए भैया ये। तो इससे क्या हो रहा है, जो ठीक है कि उस समय का जो मुगल साम्राज्य जो शासक था वो उतना पावरफुल नहीं था जितना अकबर और जहांगीर और शाहजहां के समय में था, लेकिन टोकन फॉर्म में राजा तो वही था। तो उससे क्या हुआ, आम जनता को लगा कि यार ये तो हमारे राजा को भी इज्जत नहीं दे रहा, बताओ, उसका जो मेन महल से हटा के और कह दे आप कुतुब मीनार एरिया में जाकर रहो भैया। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों ने, इसके अलावा जब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार और जो मुगल सम्राट है, जो मुगल बादशाह है, वो दोनों इक्वल टेबल पे बैठ के बात करेंगे। अभी तक क्या होता था, हिज हाईनेस की कह के बात करते थे, अब क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, अब भैया हम लोग बराबर हो गए हैं। तो ये जो चीजें थी, हिज हाईनेस को खत्म करने वाली बातें जो थी, कि उससे आम जनता पे असर आने लगा। उसने कहा कि जब ये मेरे राजा को कुछ नहीं समझ रहा है तो ये हमको क्या समझेगा। तो इतने ये सब जो चीजें हो रही हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग रहा है, कुशासन का आरोप लग रहा है, सब्सिडियरी अलायंस लग रहा है, युद्ध हो रहा है, तो किसी भी ना किसी तरीके से ये जो हैं लगातार अपना साम्राज्य विस्तार करते चले जा रहे हैं। तो जो छोटे राज्य थे, जैसे झांसी में उन्होंने जो है रानी लक्ष्मीबाई का अपना बच्चा नहीं था, उन्होंने जो गोद लिया,
उसके साथ दिक्कत हो गई, तो वो मतलब ऐसे लोगों को, ऐसे जो राजा थे, जो छोटे-छोटे राजा था, जिनका जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जिनका राज्य सम्मिलित कर लिया गया, वो यकीनन ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु बनेंगे। और जब राजा शत्रु बनेगा तो जनता अपने आप शत्रु बन जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से ये जो राजनीतिक कारण बन गए कि राजनीतिक कारण के चलते ही जो छोटे-छोटे राज्य उनके खिलाफ हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह में भाग नहीं लिया। कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने न्यूट्रल रहे, कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का जो है साथ दिया। तो तीनों तरह के राज्य रहे कि जिन्होंने विरोध किया, जो न्यूट्रल रहे और जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। ठीक? तो राजनीतिक कारण में इतने सारे फैक्टर आएंगे। अगर हमको जो है मुख्य परीक्षा में लिखना रहेगा तो इनको हर चीज को 2-2 3-3 लाइन में हमको लिखना रहेगा। ठीक है? अब आ जाते हैं कि आर्थिक कारण क्या थे। देखिए, मैंने बताया, शुरू में ही बताया कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो एक मोटिव लेके आते हैं कि हमको भूभाग नहीं, व्यापार करना है। और इनका लास्ट तक यही उद्देश्य रहा है कि हमको अधिक से अधिक जो है भारत से जो है पैसा कमाना है। अब पैसा चाहे जैसे भी हो। अब समस्या क्या है कि देखिए, उस समय भारत कोई इंडस्ट्रियल, कोई औद्योगिक देश नहीं था। यहाँ पे क्या था? सेल्फ सफिशिएंट एग्रेरियन सोसाइटी। सेल्फ सफिशिएंट एग्रेरियन सोसाइटी थी। अब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट एग्रेरियन सोसाइटी मतलब आत्मनिर्भर गांव थे यहाँ पे। ठीक है? सब कुछ चीजें देखिए, बहुत कहते हैं ना कि भारत गांवों का देश था। हर गांव अपने आप में एक पूरी कंप्लीट एंटिटी थी। ठीक है? अब समस्या क्या होती है कि ये जो आते हैं तो हमारा सामाजिक ताना बाना तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? देखिए, उद्योग था नहीं तो जो भी पैसा रुपया था किससे था? खेती से था। अब खेती में आके इन्होंने, इनका उद्देश्य क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा हमको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। रेवेन्यू कैसे आएगी? लगान से आएगा। तो लगान पे वो लोग पहले दिन से जो है ट्रायल एंड एरर का कांसेप्ट लेके आते हैं कि ये नियम लगाते हैं, यहां से मतलब अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करना। डजेंट मैटर कि खेती का या किसान का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। आप देखेंगे कि इस समय जो है बहुत ज्यादा अकाल पड़ रहे हैं, ब्रिटिश काल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ रहे हैं। तो वो अकाल जो थे, अकाल का मतलब ये होता है कि बिना बताए जो समस्या आ जाए, अकाल उसको बोलते हैं। लेकिन अभी हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि जो ब्रिटिश पीरियड में जो इस समय जो अकाल आ रहा था वो प्राकृतिक ना होके मानवीय ज्यादा था, यानी मैनमेड था। ये जो अकाल था ये मैनमेड था। कैसे? आप देखिए, अभी मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं कि ये मैनमेड कैसे था। हर गांव जो है अपने आप में, मैंने बोला कि ये आर्थिक रूप से एक स्वतंत्र एंटिटी थी। हमारे यहाँ जो है ग्रामीण उद्योग थे, वो अपना काम करते थे, गांव के लोगों की जितनी भी जो है जरूरतें होती थी वो पूरा कर देते थे। अब समस्या क्या आ रही है? यहाँ पे जब अंग्रेज आते हैं तो आपने देखा कि वहां पे क्या है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति होने के चलते उनको क्या है, उद्योग तो वहां पे लग गए, लेकिन कच्चा माल कहाँ से आएगा? तो कच्चा माल वो कहाँ से लेके जा रहे हैं? इंडिया से या अपनी कॉलोनी से। अब यहाँ पे वो जब, यहाँ पे पहले क्या था, किसान जो है जैसे उसके पास सपोज कीजिए इतना बड़ा खेत है, तो वो अपने खेत से ही जो है जो अन्न उग जाता था उसी से जो है गांव का जो कहते हैं जजमानी सिस्टम को अगर आप समझ रहे हो, तो जो है वो गांव के पंडित जी को भी कुछ अनाज देता था, कुछ जो वहां का नाऊ है उसको देता था, कुछ जो है कुम्हार था उसको देता था, और बाकी चीजों से अपना, क्योंकि ये नाऊ कुम्हार पंडित ये सब जो चीजें थे सालों भर इसके काम आता था। भाई पंडित हैं वो जो है पैदा होने से लेके मरने तक काम आ रहे हैं, जो नाऊ है वो जो है बाल काटने से लेकर जितने भी उनकी रीति रिवाज परंपरा है उसमें काम आ रहे हैं, कुम्हार हैं लोहार हैं ये उनके जो बर्तन और सब चीजों का में काम आ रहे हैं। तो
उन लोग के पास अपना तो कुछ और नहीं था, वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से जी रहे हैं? वो इसी किसान से जो है उनको हर लोग जो है अपनी पूरी पैदावार का कुछ पार्ट उसको दे देता था, तो वो भी चल रहा था, हम भी चल रहे थे, इस तरीके चल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो चेंज क्या आता है, उनको भाई उनके यहाँ तो वो छोटा सा देश है, उनके यहाँ खाने भर का अनाज हो जाता था। उन्होंने क्या किया इंडिया में आके सबसे पहले कि सारे किसानों को कहा कि भैया मैक्सिमम आपको कैश क्रॉप यानी नकदी फसल उगाने के लिए जो है ज्यादा प्रमोट किया। नकदी फसल क्या हो गया? गन्ना हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, है जूट हो गया, ये सब चीजें जो है आप देखेंगे कि ज्यादा जरूरी है। और नील सबसे, अब नील ने क्या खेल किया देखिए, नील के साथ जो प्रॉब्लम है कि देखिए उस समय आर्टिफिशियल कलर आया नहीं था और कपड़े की इंडस्ट्री में जो है नील की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि रंग बनाने में इसकी ज्यादा हेल्प ली जाती थी। लेकिन नील की खेती के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि नील के बारे में कहा जाता है जिस खेत में उगा दिया जाता था वहां पे उस जमीन को धीरे धीरे करके क्या बोल रहा था, वो जो है उस जमीन को अनुपजाऊ बना देता था, यानी ऊसर बना देता था, ऊसर बन जाती थी, जहां पे नील हुआ वहां पे ऊसर हो जाती थी। तो किसान इसको जो है पसंद नहीं करता था। तो जब ये आने लगा कि किसान इसका विरोध करने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई आपको 3 कट्ठे पे आपको जितना भी आपके पास जमीन है उसमें 3 कट्ठे पे यानी 3/20 भाग पे जो है आपको नील उगाना मैंडेटरी है, जरूरी है। उससे क्या हुआ कि मैंडेटरी हो गया, इसको क्या बोल दिया उन लोगों ने, 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था के साथ समस्या क्या हो गई कि भाई 3 कठिया 3 कट्ठा उसने बो दिया। अब यहाँ पे बोया 2-3 साल लगाया तो पता पड़ा ये जमीन जो है ऊसर बन गई। फिर उसके बाद उसने यहाँ बोया, भाई पहले वो इतने बड़े खेत में उगा रहा था तब जाके उसका सब काम पूरा हो रहा था। अब क्या हुआ, उसने 2-3 साल लगाया, यहाँ पे ये खेत इतना बेकार हो गया, अब पता पड़ा इतना ही तो बचा, इतना बचा उसके पास खेत। अब की बार क्या होगा, वो इतने पार्ट में नील लगाएगा और 2-3 साल यहाँ नील लगाएगा, पता पड़ा ये भी खत्म हो गया। तो धीरे धीरे करके उसका पूरा ही खेत आप देखेंगे कि वो जो है ऊसर बन जा रहा। अब वो ऊसर बन गया तो पहले जो वो अपना अनाज खुद पैदा कर ले रहा था, अब वो कहां से पैदा करेगा? तो और वो खाए बिना मरेगा, और जब खाए बिना मरेगा उसी को तो अकाल कहते हैं। तो ये कहां पे, यहाँ पे भैया बाढ़, सूखा या ऐसा कुछ सुनामी आ गई जिसके चलते जो है कि ये अकाल हो गया। तो ये तो अकाल प्योरली मैन मेड अकाल हो गया ना। तो ब्रिटिश काल में जो जो जन धन की जो हानि हुई है अकाल के नाम पे, वो अधिकतर इन्हीं सब चीजों से हुई है। बयाना और सरखेज जैसे कई बार सवाल पूछता है कि नील के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह कौन सी थी, प्रीलिम्स में कई बार पूछता है, तो बयाना एंड सरखेज, ये पीसीएस और आईएएस में का सबसे प्रिय सवाल रहा है प्रीलिम्स का कि नील की खेती के मध्यकाल में सबसे ज्यादा फेमस जगह कौन सी थी। बयाना एंड सरखेज, वैसे सब जगह पार्ट में था लेकिन ये जगह विशेष रूप से था। ठीक इसी तरीके से आप देखिए कि ये तो खेती में ये चेंज आया। इसके अलावा क्या खेती में और वो लोग क्या क्या चेंज लेके आते हैं, ये स्थायी बंदोबस्त लेके आते हैं, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आता है। इसमें क्या बोलता है, इसको एक नाम और दे दिया गया था, इसको बोला गया क्या, कानून, सूर्यास्त कानून। इसमें क्या हुआ भाई कि जैसे जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया और कहा गया कि भैया ऐसा है जमीन तुम्हारी हो गई, तुमको जो है क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है रेवेन्यू हमको देना है। ठीक, अब समस्या क्या होती थी कि पहले और इस समय में क्या चेंज आता है। पहले चूंकि जो जमीन थी वो उसकी मानी जाती थी, जो जमींदार था उसके लिए मान ली जाती थी कि तुम्हारे पास है तो तुम इसके अच्छे बुरे के लिए सबके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तो जमींदार सोचता था कि चूंकि मैं
मेरी जो है रोजी रोटी, मैं तो कोई काम करता नहीं हूँ, मेरी रोजी रोटी इसी जमींदार से, इसी जो जमींदारी क्षेत्र में आने वाली जमीनें हैं उसी से है। तो वो क्या करता था, उसके ग्रोथ के लिए काम करता था कि मतलब, और कभी भी वो किसानों का इस लेवल पे शोषण नहीं करता था कि जो है किसान इस लेवल पे आ जाए कि वो विद्रोह कर दें। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो वो चेंज लेके आता है, कहता है कि नहीं, ऐसा है, तुम मालिक उसी लेवल तक रहोगे जब तक तुम जो है टैक्स देते रहोगे, लैंड रेवेन्यू देते रहोगे। जिस दिन, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने एक डेट डिसाइड कर दी थी कि भैया क्या सूर्यास्त फलाना, जैसे 30 जून और डेट डिसाइड हो गई, 30 जून को सूर्यास्त के पहले अगर आपने जो आपका जो लैंड रेवेन्यू आपको देना था अगर आपने नहीं दिया, तो अगर आप वो देने में सूर्यास्त के पहले पहले अगर आप फेल हो गए तो आपसे ये जमीन ले ली जाती थी और दूसरे को दे दी जाती थी। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो भी जमींदार बनता था वो ये सोचता था कि भैया ये मेरी बपौती तो है नहीं, आज हमें मिली है तो जितना हो सके उतना लूट लो, कल क्या पता रहे रहे ना रहे, नहीं रहेगा तो अब कैसे जिएंगे। इसलिए वो क्या करता था, इस क्षेत्र का अधिकतम शोषण करने लगा। अधिकतम शोषण करने से क्या हुआ कि किसान जो है मरने लगा। किस ब्रिटिश सरकार तो कंफर्म था कि ब्रिटिश सरकार को इतना लैंड रेवेन्यू, जैसे उसने बता दिया कि भैया हमको जो है 9/10 पार्ट जो है मिल जाए, 9/10 पार्ट मिल गया, एक 9/11 पार्ट सपोज, हाँ, और नहीं सॉरी 10/11, सॉरी 10/11 ये था, 10/11 पार्ट उनका था, 1/11 जो है किसान सर उसका भूमि जमींदार का, 10/11 पार्ट जो था ब्रिटिश सरकार का था और 1/11 पार्ट जो था वो जमींदार का था। तो वो उसको इससे मतलब था ब्रिटिश सरकार को कि हमको ये तुम्हारा डिसाइड हो जाना चाहिए कि भाई उस जमीन से हमको इतना रुपया मिलना है, वो आप चाहे जैसे मन करे वैसे ला के दो। और ये सोचता था, जमींदार सोचता था कि ये हमारा जो है, चूंकि ये डिसाइडेड है तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा लूट लेंगे वो 1/11 मेरा ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो ये खेल चलने लगा और इससे क्या हुआ, आम किसान जो है वो परेशान हो गया। वो परेशान हो गया तो वो विद्रोही बन गया। जब सीधी सी बात है, जब पेट में आग लगती है तो इंसान, देशभक्ति नहीं आती है, फिर देशद्रोही पना आ जाता है। और वही होने लगता है कि वो जितने भी किसान थे वो जो है विद्रोह की जो है, जब जैसे ही विद्रोह स्टार्ट हुआ या विद्रोह की बात आने लगी वो तुरंत जो है विद्रोहियों के साथ मिल जाता है। इसी तरीके से अब इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। ये स्थायी बंदोबस्त के अलावा एक और आता है, वो है महालवाड़ी बंदोबस्त। ये पंजाब साइड में महाल का मतलब क्या होता है, गांव। गांव को ही पूरी यूनिट बना दिया गया कि फलाने गांव से जो है, जो एक्स गांव है वहां से हमको जो 100 रुपए चाहिए, और गांव के सारे लोग कलेक्ट करके अब थ्रू प्रधान जो है वो ब्रिटिश सरकार को दे दिया, तो वो महालवाड़ी सिस्टम हो गया। ठीक। तीसरा क्या था, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी प्रथा का मतलब, रैयत का मतलब होता है आम किसान। आम किसान, सीधे सीधे किसान से टैक्स लेना। तो तीसरे, और तीनों के पीछे क्या मोटिव था, मैक्सिमम, मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व, मैक्सिमम भू राजस्व गेन करना, यही ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। ठीक। तो लैंड रेवेन्यू में हो गया। मैंने आपको बताया अकाल कैसे हुआ, जमीन में क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसके अलावा उद्योग में, तो उस समय मैंने अभी आपको बता दिया कि उस समय बहुत बड़े बड़े उद्योग तो थे नहीं, छोटे कुटीर उद्योग थे। अब कुटीर उद्योग में, कुटीर उद्योग की सीमा क्या है भाई, कुटीर उद्योग में घर के लोग लगते हैं, घर के लोग काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, कुटीर उद्योग पे इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है ये भी देखिए कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कच्चा माल। अब देखिए जो हाथ से बन रहा है, हाथ से एक सीमा है, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे आप कपड़ा बना रहे हैं, मलमल का कपड़ा बना रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक आदमी सुबह से बैठेगा बिनने के लिए, तो हो सकता है 10 मीटर बिने, 20 मीटर बिने, उससे ज्यादा नहीं बिनता है। लेकिन जहां पे मशीन लग जाएगी तो वहां पे आप जानते, पता पड़ा एक दिन में 1000 मीटर हो जाएगा। तो जो
कहते हैं ना जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जब वो मशीन से बनेगा तो आपको नहीं लगता कि वो सस्ता हो जाएगा? उसकी जो मार्जिनल जो वो है, जो उसका प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाएगी। और जब किसी चीज़ को बनाने में पैसा कम लगेगा, तो वो बेचने में भी कम हो जाएगा। तो पता पड़ा जो भारतीय जो उद्योग थे, उसके सामने जब ब्रिटेन से बना हुआ माल, प्रोसेस्ड माल जब आता है, तो रेट जब होती है तो पता पड़ा वो जो कपड़ा यहाँ का आदमी बना रहा है वो ₹1 मीटर है और वो पता पड़ा वो 10 पैसे मीटर बेचने लगा सेम चीज़, तो फिर कौन किसको खरीदेगा? यकीनन सब लोग सस्ते की तरफ जाएँगे। अच्छा, अब सस्ते से क्या हो गया कि जो भारतीय उद्योग था वो खत्म, जो भारतीय कारीगर था वो खत्म। अब जो भारतीय कारीगर था वो क्या बन गया? पहले वो अपने आप में सफिशिएंट था, अपना घर परिवार चला रहा था। अब वो बन गया मजदूर, खेत का मजदूर बन गया, किसान तो था ही ना, मजदूर बन गया। तो उसका जो आत्मसम्मान पे जो ठेस पहुंची है, वो कहीं न कहीं इन लोगों को जो कुटीर उद्योग के मालिक थे, उनको भी विद्रोही बना रहे हैं। तो इस तरीके से कुटीर उद्योगों का जो अंत हो रहा है, जो औद्योगिक क्रांति के चलते, उसने जो है इन उद्योग से रिलेटेड जो परिवार थे, जो उद्योग से रिलेटेड लोग थे, वो लोग क्या हो गए? विद्रोहियों की श्रेणी में आ गए। और उन्होंने कहा कि नहीं, इन लोगों ने मेरा उद्योग खत्म किया, अब हम इसके खिलाफ जाएँगे। ये लॉन्ग रन में अगर देखेंगे तो ये चीज़ जो है धीरे-धीरे करके फिर बाद में जो है इंडिया में आती है, औद्योगिकरण इंडिया में स्टार्ट होता है। स्वदेशी आंदोलन जब आता है, जब तब देखेंगे कि तो वो जो समय है, जब स्वदेशी अपनाया जाता है, तो उससे क्या होता है? इंडियन इंडस्ट्री बूम करती है। और इंडियन इंडस्ट्री बूम करी तो इंडिया के लोगों की जो है कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ती है, आर्थिक क्षमता बढ़ती है और फिर धीरे-धीरे जो होता है कि वहाँ से जो है आप देखेंगे कि जो नेशनल मूवमेंट है, उसमें भारतीयों का रोल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। क्योंकि पैसा आपको मालूम है, जैसे पैसा आता है गर्मी बढ़ने लगती है। तो वही चीज़ होता है आर्थिक कारण में। आर्थिक कारण में ये हो गया। अब फिर आर्थिक कारण इतने ज़्यादा हो गए कि हर आदमी जो है ब्रिटिश सरकार से जो है अप्रसन्न हो गया और उनके खिलाफ आवाज उठाने लगा। ठीक, अब आ जाते हैं सामाजिक कारण। क्या सामाजिक कारण थे? सामाजिक कारण में क्या-क्या थे? कि भाई आप ये बताएं, ब्रिटिश सरकार जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनका उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी का जो है, ईसाई धर्म का प्रसार। ईसाई धर्म को जो अपना लेता था, उसको कई तरह की जो है वो सहूलियतें दी गई। सहूलियतें क्या-क्या दी गई कि जैसे उसको उसके जो प्रॉपर्टी है, उसमें उसका हिस्सा जा कहीं नहीं मरेगा कि किसी ने जो है क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है और धर्म अपना लेता था तो वहाँ पे उसका मर जाता था, लेकिन अगर उसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है तो नहीं मरेगा। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी ये और क्या किया, जैसे विधवा विवाह पे कन्या शिक्षा, इस पे जो काम किया, तो उससे जो यहाँ का जो रूढ़िवादी आदमी था, उसको लगा कि यार ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे समाज पे जो है वो कर रहे हैं। यकीनन ये एक अच्छी चीज़, अच्छा इनिशिएटिव था। मतलब ब्रिटिशर्स का ये, इस चीज़ के लिए हम लोग उनके जो है थैंकफुल हैं कि उन लोगों ने इन सब चीज़ों पे जो साइंटिफिक चीज़ें लेके आए कि विधवा विवाह होना चाहिए, मंजूरी मिल गई, कन्या शिक्षा होना चाहिए, बाल हत्या जो कन्या हत्या थी, कन्या भ्रूण हत्या, उसके खिलाफ नियम लेके आए। तो ये सब चीज़ों के लिए मतलब कहा जाए ना कि उनकी तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन जो उस समय का जो तत्कालीन जो ऑर्थोडॉक्स जो सोसाइटी का जो ऑर्थोडॉक्स तबका था, उसने इसका विरोध किया। इस विरोध ने भी जो है 1857 की क्रांति के नेताओं की संख्या में, उसके जो है विद्रोहियों की संख्या में बढ़ोतरी की। इसके अलावा सामाजिक कारण में और क्या-क्या हो जा रहा है कि क्रिश्चियनिटी, ये हो गया, विधवा हो गया, कन्या हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, शिक्षा, प्रेस, ये सब चीजें, प्रेस आती है, शिक्षा आते, शिक्षा का प्रसार होता है। प्रेस के आने से क्या हो जा रहा है कि केवल इंडिया नहीं, पूरी दुनिया की में कहाँ पे कौन सी क्रांति हो रही है, क्या हो रहा है, किसके चलते जो है
समाज में चेंज आया है, तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जो है ग्रुप बनने लगता है। प्रेस आने से क्या होता है, विद्रोही जो नेता थे वो भी आपस में जुड़ते चले गए और उन दोनों ने एक दूसरे के पास मैसेज भेजने के लिए और सिर्फ चीजों करने के लिए जो है इन सब चीजों का प्रयोग होने लगा। तो ये सब हो गया सामाजिक कारण। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या क्या था कि जितने भी इंडियंस थे उनको जो है हवलदार से ऊपर का पद नहीं दे रहे थे। जो आर्टिलरी थी, जो आपकी जो है बड़ी-बड़ी जो घुड़सवार सेना थी, इन सब चीज़ों में आर्टिलरी, टैंक तोप जो थे, वो सब चीज़ें जो है जितनी भी इस टाइप की चीज़ें थी, वो सब यूनिट किसके पास थी? यूरोपीय या ब्रिटिशर्स के पास थी। और जो पैदल सैनिक थे, वो कौन थे? इंडियंस थे। इंडियंस हवलदार से ऊपर नहीं जा सकते थे, उनका एक वेतन था, इस वेतन से ऊपर नहीं जा सकते थे, प्रमोशन के चांसेस बिल्कुल नहीं थे और सबसे ज़्यादा जब युद्ध होता था तो सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी इनकी होती थी। इसके अलावा इनको जो समुद्र के रास्ते कई जगह भेजा जाता था और उस समय जो हमारा जो सामाजिक वो था, ताना-बाना था, वो समुद्र यात्रा का विरोध करता था। अब पता पड़ा युद्ध हो रहे हैं, कहीं पे भेज दिया जा रहा है। जैसे इसके पहले भी जैसे बेलूर में विद्रोह होता है, तो वहाँ पे जो है तिलक लगाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि भाई ये उससे ब्रिटिशर्स का कहना था कि भाई कोई भी आदमी जो है तिलक नहीं लगाएगा। लेकिन इस चीज़ को जो है भारतीय सैनिकों ने सोचा कि ये तो हमारी धार्मिक आस्थाओं पे जो है ये चोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब आप देखें तो ये सब सैन्य कारण बन रहे हैं कि जिसके चलते, और लास्ट में जो तात्कालिक कारण आता है वो क्या कि चर्बी वाला कारतूस। तो चर्बी वाला कारतूस तात्कालिक कारण बन जाता है। इतने सब जब कारण बन जाते हैं तो फिर विद्रोह होना तो लाजिमी बन जाता है। अब ये कहना कि भाई 1857 की जो क्रांति होती है वो क्या एक पूर्व नियोजित क्रांति थी या नहीं? मतलब एक सवाल बनता है कि इतना बड़ा क्रांति के बारे में अगर आप सोचा जा रहा है, तो क्या ये एक पूर्व नियोजित क्रांति थी? तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन वही जो मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करते समय बोला था कि हमारे पास ज़्यादा लिखित साक्ष्य नहीं हैं। ये हमारी 1857 की क्रांति को डिस्कस करते समय जो है, डिस्कस करते हैं सबसे बड़ी लिमिटेशन यही बन रही है कि जब हमारे पास ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम उसके बारे में ऑथेंटिक तरीके से कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि अगर इतने बड़े लेवल पे अगर क्रांति हो रही है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्लानिंग ज़रूर होगी। और वो था। ऐसा कहा जाता है कि जो है अगर ये प्लानिंग हुई कि अगर दोबारा अगर सत्ता मिली तो जो है मुगल शासक जो था उस समय तत्कालीन शासक था बहादुर शाह जफर, वही राजा बनेगा। पहली चीज। दूसरा चीज, ऐसा कहा जाता है कि जो विद्रोही थे उनके पास रोटी और कमल दो चीजें थी, उनको भेजा गया और एक दूसरे से जोड़ा गया। विद्रोह की एक डेट डिसाइड की गई थी कि जो है कि 30 तारीख को है, 30 जून को हम लोग जो है डिसाइड कर ले थे कि 30 तारीख को जो है, सॉरी 31 मई को, 31 मई की डिसाइड हुई थी कि ये हम लोग जो है डिसाइडेड डेट रहेगी कि यहाँ इस तारीख को जो है हम लोग विद्रोह कर देंगे। लेकिन होता क्या, उसके पहले जब डेट डिसाइडेड था उसी के हिसाब से प्लानिंग चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब प्लानिंग, हमको मालूम है कि प्रीलिम्स हमारा जो है, प्रीलिम्स की परीक्षा जो है 29 अक्टूबर को है। 29 अक्टूबर के हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोग सोच लेते हैं कि ये लास्ट में अंतिम 20 दिन में करेंगे। करंट का ये पार्ट, तो स्पोर्ट्स का, तो जो है अवार्ड्स को, तो कुछ चीजें इतिहास के सन उन जो है हम लोग लास्ट में याद करेंगे। ये प्लानिंग का एक पार्ट होता है कि भाई ये चीज लास्ट में याद करेंगे, क्योंकि तुरंत तुरंत पढ़ेंगे और 4 दिन बाद परीक्षा होगी, उस समय याद रहेगा और हम लोग का अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको अचानक 29 अक्टूबर की जगह अगर वो 10 अक्टूबर को परीक्षा हो जाए, तो वो जो 10 अक्टूबर से लेके 29 तारीख के बीच में जो आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि ये हम पढ़ेंगे, उस समय वो आपका खत्म हो जाएगा और वो आपका पूरी की पूरी जो है प्रीलिम्स की परीक्षा कोलैप्स कर जाएगी। सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि प्लानिंग थी 31 मई की और जो है वो घटना घट जाती है 10 मई को ही। मेरठ में जो है वो विद्रोह हो जाता है और वहां पे तुरंत के तुरंत गुस्सा इतना था कि वहां मेरठ पे जो है विद्रोही जीत जाते हैं और तुरंत दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं।
60 किलोमीटर दिल्ली है, दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली को भी जो है अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ये कहते हैं ना कि ये जब प्लानिंग हमारी 31 तारीख की थी, 20 दिन पहले होगा तो हारना तो लाजिमी ही था। और सबसे बड़ी चीज कि आपकी लड़ाई भी ऐसी शक्ति के खिलाफ थी जो उस समय दुनिया की तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी, उसके खिलाफ आपको लड़ना था। हारना तो तय था, लेकिन वो हार कैसे हुई, वो कैसे क्या-क्या उसके परिणाम निकले, ये सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि कैसे-कैसे इस चैप्टर पे क्या-क्या सवाल बन सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे अपनी शब्द सीमाओं में रखेंगे, ये सब चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप बने रहिए जियोपोल के साथ में। धन्यवाद।